ज्योतिष के अनुसार वैवाहिक जीवन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो उसके लिए हमें जो कुंडली है, उसका जो सप्तम भाव है और सप्तम भाव का स्वामी और कारक ग्रह जो शुक्र और गुरु होते हैं, इनकी स्थिति से पता चलता है कि ए, आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, यहाँ जो ग्रह बैठते हैं या जो ग्रहों की दृष्टि होती है, उससे पति पत्नी के रिलेशन के बारे में पता चलता है। अगर सप्तम भाव में मान लो शुक्र ग्रह हो और उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं हो, तो जीवन साथी जो है वो सुंदर होता है। अगर सप्तम भाव में गुरु ग्रह है और वो भी अगर पाप ग्रहों की दृष्टि आदि में ना हो, तो जो वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा। इसी तरह से अगर सप्तम भाव में शनि और राहु हो, तो वैवाहिक जीवन जो रहता है वो देरी से शुरू होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अगर सप्तम भाव में शनि और मंगल बैठे हों युति बना के, या मंगल पे शनि या शनि पे मंगल की दृष्टि हो, तो ये गंभीर बीमारी का एक दृष्टिकोण दिखाता है। ऐसा बोला जाता है कि इस तरह की गंभीर बीमारी होने की संभावना बनती है। इसी तरह से अगर सप्तम भाव में पंचमेश या अष्टमेश हो, तो स्त्री के सुख में कमी आती है। इसी तरह सप्तम भाव में जो है लग्नेश हो और वो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपको जो पत्नी प्राप्त होगी उत्तम कुल की प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर सप्तमेश जो है कुंडली में छठे भाव में हो या छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, तो ये पति पत्नी के रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं। अगर कुंडली के लग्न में सूर्य हो और सप्तम भाव में शनि हो, तो पति पत्नी में दूरियां होती है, अलग अलग रहेंगे, ऐसा बताया गया है। और कुछ बातें करें तो कुंडली के सप्तम भाव में जो पति पत्नी का होता है, इस भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से आप बोल सकते हैं इनके संबंध अच्छे हो सकते हैं। और पाप ग्रह जो है शनि राहु केतु मंगल सूर्य ऐसे होंगे, तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं हो सकता है, ना दुखद रह सकता है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे कुंडली में शुक्र और बृहस्पति ग्रह, ये हैं जो अच्छी स्थिति में होंगे, तो ये इससे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे सप्तम भाव में जो रहता है, और सप्तम भाव मजबूत होने पर और आपकी अगर दशा भी अगर जो है वो शुभ ग्रहों की हो, तो इससे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। कुंडली में राहु और केतु की वजह से आपको शक और वहम हो सकता है, तो ये इसकी स्थिति अच्छी नहीं होने पे राहु और केतु की स्थिति से वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है, और ये शक वगैरह जो है भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इसी तरह से चंद्रमा और मंगल की युति है जो है, ये प्रेम कारक युति बोली जाते हैं, और इससे संबंध अच्छे होते हैं और भावनात्मक संतुलन अच्छा होता है अगर मंगल और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में। अगर कुंडली में सूर्य जो है वो शुभ स्थिति में नहीं होगा, तो ये अहंकार का प्रतीक होता है और इसके कारण टकराव पैदा हो सकता है। चंद्रमा जो ग्रह है अगर वो क्षीण स्थिति में हो, राहु शनि जैसी जो दृष्टियाँ इनकी होती हैं, तो ये आपको शुरुआत में परेशानी प्रदान कर सकती है, परंतु बाद में वैवाहिक जीवन अच्छे होने की संभावना हो सकती है।
अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर सप्तम भाव में राहु ग्रह है तो ये ब्रह्म और क्लेश का कारक होता है, तो ये वैवाहिक जीवन में ब्रह्म और क्लेश पैदा करेगा। कुंडली के मुताबिक वैवाहिक जीवन के बारे में और कुछ बातें हैं, वो इस तरह है कि अगर ये गुण मिलान जो रहता है वो कुंडली मिलान पूरा होना चाहिए, उसमें सिर्फ गुण मिलान नहीं हो। अगर कुंडली मिलान के साथ में गुण मिलान जो है वो अगर 18 से कम गुण मिलते हैं तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, परंतु 18 से 25 को ठीक ठाक मानते हैं, परंतु 25 से 32 को भी अच्छा मानते हैं। तो जितने ज़्यादा हैं उतने अच्छे। एक गुण की बात हुई, परंतु हमको पूरे दृष्टिकोण से सप्तम भाव का स्वामी कारक जो हैं गुरु और शुक्र, उनकी स्थिति अगर कुंडली में शुभ स्थिति है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो ये जो है वो उसको हम वैवाहिक जीवन के जो गुण मिलान के पूरी स्थिति को हम हर एक भाव से एक दूसरे के भाव को देखेंगे, एक दूसरे के घरों को देखेंगे। इसको संपूर्ण कुंडली मिलान की स्थिति कहते हैं। जब अच्छी होती है तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। कुंडली के अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह हैं तो जीवन साथी अच्छा मिलता है। कुंडली के जो 7वें भाव में अगर सूर्य और राहु होने पर जो शादी के योग 27 साल के बाद बनते हैं। मंगल जो होता है वो 28 के बाद शादी कराता है, और शनि केतु होंगे तो ये 30 साल के बाद शादी के योग बनाते हैं। तो राहु केतु की वजह से वैवाहिक जीवन जो है शक आदि ब्रह्म की स्थिति में खराब हो जाता है। शनि होने से जातक का जो शरीर है वो दोषयुक्त हो जाता है। और राहु की स्थिति अगर सप्तम भाव में है और नवांश कुंडली भी अगर देखें तो उसमें भी अगर शुक्र ग्रह जो होता है वो आपको दिखाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है कि 2 विवाहों के योग बना देंगे। अगर शुक्र के और राहु की स्थिति जब हम बात कर रहे हैं, ये D1 कुंडली और D9 में स्थिति अगर अच्छी नहीं होने पे ये आपको 2 शादी का योग बना देते हैं। तो कुंडली में D9 चार्ट को भी देखा जाता है, मतलब नवांश कुंडली को भी देखा जाता है कि वैदिक ज्योतिष में नवांश कुंडली का बहुत महत्व है। तो उसका भी विश्लेषण करके आप देख सकते हैं कि नवांश कुंडली में वैवाहिक जीवन के लिए आपको सब तालमेल कैसा रहेगा, संबंध कैसे रहेंगे, उसको देखना ज़रूरी है। तो नवांश कुंडली का जो लग्न है और सप्तमेश है, ये उच्च का होके केंद्र में और त्रिकोण में होगा तो जो जातक की मनोकामनाएं अच्छी पूरी हो जाती है। नवांश कुंडली अगर वर्गोत्तम लग्न बनता है और ग्रह शुभ होते हैं तो ये भी अच्छी स्थिति है शादी के लिए। नवांश कुंडली में अगर सप्तम भाव सकारात्मक होगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। नवांश कुंडली का सप्तम भाव अगर निगेटिव है, नकारात्मक होगा तो लड़ाई झगड़े और विच्छेद की आशंका बनी रहती है। तो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अब कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। तो उपाय के लिए हम एक फिर से दूसरा वीडियो बना लेंगे इसके कंटिन्यूशन में, तो वो उपाय का रहेगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अभी हम ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप भी अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और जब भी हम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो उसको सरल तरीके से जो हमने बताने की कोशिश की है, अगर ये आप अपनी कुंडलियों में लगा के देखेंगे तो आपको भी इसका थोड़ा बहुत तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और भी विस्तृत वीडियो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध हैं, उनका भी आप लाभ उठाइए और उससे भी आपको कुछ न कुछ तो
अच्छा प्राप्ति होगा। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।